हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोपहर के 2 बज रहे थे। हर रोज़ की तरह करण का लंच आ चुका था। जब से रूही ने खाने में मिर्ची डाली थी, तब से वो उस पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं करता था। इसलिए वो अपना खाना खुद ही प्लेट में लगाता था। यहाँ तक कि जब रूही उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाती, तो भी करण उस कॉफ़ी को पहले रूही को टेस्ट करने के लिए बोलता, उसके बाद ही उसे पीता था। कुछ देर बाद खाना खत्म करके उसने रूही को कॉफ़ी बनाने के लिए कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। करण ने नज़रें दौड़ा के इधर उधर देखा, लेकिन रूही उसे कहीं नज़र नहीं आई। करण ने उठकर किचन में चेक किया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। ये लड़की बिना बताए कहाँ गायब हो गई। ये सोचकर करण ने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। करण ने उसे फ़ोन किया। रूही उस वक्त कैंटीन में थी। वो आज टिफ़िन घर पर ही भूल गई थी, इसलिए लंच करने वहाँ आई थी, जहाँ उसे अमन भी मिल गया। उसने रूही को कॉफ़ी के लिए पूछा। उसके बार बार इंसिस्ट करने पर रूही उसे मना नहीं कर पाई और कॉफ़ी के लिए रुक गई। अमन ऑर्डर देने गया हुआ था। तभी रूही के फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा करण का कॉल था। उसका नंबर देखकर रूही मुंह बिगाड़ते हुए बोली, इसे लंच टाइम में भी चैन नहीं है। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और हेलो कहा। करण कुछ बोलता, उससे पहले ही उसे पीछे से आवाज़ आई, कॉफ़ी कैसी लेती हो, शुगर और विदाउट शुगर? रूही ने जवाब दिया, विदाउट शुगर। वह अमन की आवाज़ थी, जिसे करण एक सेकंड में पहचान गया। वो शांति से दोनों की बातें सुन रहा था। रूही ने उससे पूछा, आपने क्या मेरी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किया है? ये सुनकर करण गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी चाय कॉफ़ी ख़त्म हो गई हो तो 2 मिनट के अंदर मेरे कैबिन में आओ। ये बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर रूही तुरंत खड़ी हो गई। कैंटीन से करण का कैबिन कितना दूर था, वो 2 मिनट में वहाँ कैसे पहुँच सकती है? उसने करण को फ़ोन लगाया और बोली, कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम्हारा काम सवाल पूछना नहीं, बल्कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। और अगर तुम 2 मिनट के अंदर मेरे कैबिन में नहीं पहुंची, तो तुम्हारी आज की सैलरी, आगे तुम खुद समझदार हो। ये सुनकर रूही की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलती, उससे पहले ही करण ने फ़ोन काट दिया। यह आदमी खुद को समझता क्या है? लगता है आज शाम तक ये मेरे पूरे महीने की सैलरी काट के छोड़ेगा। भाग रूही, इससे पहले कि ये राक्षस तेरी पूरी सैलरी खा जाए। ये सोचकर उसने फटाफट अपना फ़ोन उठाया और बिना मन को कुछ बताए जल्दी से वहाँ से निकल गई। भागते भागते वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रही थी। इतनी बड़ी कंपनी में कैंटीन और करण के कैबिन के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी, जहाँ 2 मिनट में पहुँचना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। वो बेचारी पूरी तेज़ी से भाग रही थी। भागते हुए वो गुस्से में बोली, यह आदमी किसी दिन मुझे भगा भगा के ही मार डालेगा। दूसरी ओर अमन हाथ में कॉफ़ी लिए सीट पर आया, लेकिन रूही वहाँ नहीं थी। उसने उसे फ़ोन किया और बोला, कहाँ हो तुम? रूही हाँफते हुए बोली, अभी बताने का टाइम नहीं है, बाद में बात करूँगी। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। भागते भागते उसकी सांस फूल गई थी। उधर करण गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो खुद से बोला, इस लड़की में ज़रा सी भी शर्म नहीं है। ये यहाँ काम करने आती है या ये सब करने? आने दो आज इसे। इतने में ही रूही कमरे में आ गई। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था और वो बुरी तरह हाँफ रही थी। करण ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम पूरे 3 मिनट लेट हो। रूही ने खुद को नॉर्मल किया और फिर करण के पास जाकर गुस्से से बोली, तुम इंसान हो या जन्नत? तुम्हें नहीं पता कैंटीन और यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? मैं क्या कोई जिन हूँ जो चिराग गिरते ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी? ये लड़की पलटकर जवाब देने का एक मौका नहीं छोड़ती। ये सोचकर करण का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो बोला, कितने दिन हो गए तुम्हें ऑफिस में काम करते हुए? तुम्हें पता नहीं है कि मैं लंच करने के बाद कॉफ़ी लेता हूँ? तुम्हें हर रोज़ ये सब बताना पड़ेगा? हाँ, तो ये लंच टाइम आपका ही नहीं, मेरा भी होता है। आपकी आपकी तरह मुझे भी भूख लगती है
और आपने ही बोला था कि लंच टाइम पर मैं भी बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह आधा घंटा अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती हूँ। वो अपनी कलाई आगे बढ़ाते हुए बोली, टाइम देखिए, अभी भी लंच टाइम खत्म होने में पूरे 2 मिनट बाकी है। करण को इस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास रूही की बात का कोई जवाब नहीं था। वो उसे इग्नोर करते हुए अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और बोला, भूलो मत, तुम मेरी पीए हो और ऑफिस आवर्स में जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रूही ने अपनी आईब्रो उठाकर जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि करण ने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और बोला, सोच समझकर मुंह खोलना, तुम्हारी इस तीखी जुबान से तुम्हारा ही नुकसान होगा। ये सुनकर रूही ने अचानक ही अपने बोलने का अंदाज बदल दिया और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोली, सर, आप कैंटीन से अपने कैबिन तक एक कैब सर्विस शुरू करवा दीजिए ताकि जब भी आप मुझे बुलाएं तो मैं तुरंत आपके पास पहुंच सकूं। उसकी बात सुनकर करण मुस्कुरा दिया और बोला, वेरी नाइस, ये टोन अच्छी है, इसे मेंटेन करके रखोगी तो तुम्हारी सैलरी भी मेंटेन रहेगी। अब जाओ, जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। रूही का मन तो कर रहा था कि वो करण को पीट दे, लेकिन सैलरी के खातिर वो चुप रही और मुंह बिगाड़ते हुए कॉफ़ी बनाने चली गई। रूही को यूं लाचार सा जाता देख करण को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक बार फिर से विनिंग स्माइल आ गई। रूही ने आज सुबह उसे बहुत परेशान किया था, जिसका बदला उसने भी ले लिया था। लेकिन अचानक कुछ सोचकर करण सीरियस हो गया, माना उसके और रूही के बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उसे रूही का अमन के साथ कैंटीन में जाना अच्छा नहीं लगा। वो खुद से बोला, मेरे साथ तो कभी आज तक ढंग से बात भी नहीं की और उसके साथ बैठकर कॉफ़ी पी जा रही है। अगली बार उसके साथ गई तो उसी कॉफ़ी में मुंह डालकर दोनों का मुंह ही जला दूंगा। लेकिन अगले ही पल उसे ज़ोर से अपना सर झटका और खुद से बोला, मैं इस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। ये चाहे किसी से भी बात करे या किसी से भी मिले, वो उसकी पर्सनल ज़िंदगी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो फिर से अपने काम में बिजी हो गया। कुछ ही देर में रूही के फ़ोन की लाइट ऑन हुई। वो अपना फ़ोन करण की टेबल पर ही भूल गई थी। करण ने देखा स्क्रीन पर अमन का मैसेज शो हो रहा है। एक बार तो उसने मैसेज इग्नोर कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन तभी अमन का एक और मैसेज आया। ये देखकर करण को गुस्सा आ गया। उसने फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, आज की कॉफ़ी उधार रही, कल लंच टाइम में मैं कैंटीन में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये देखकर करण की भौहें तन गई। उसने गुस्से में फ़ोन साइड में पटक दिया और फिर से काम करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे रूही पर गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो रूही से सवाल जवाब करे, लेकिन वो जानता था कि रूही उसके सवालों का कभी भी सीधा सीधा जवाब नहीं देगी। उसके गुस्से ने कब जलन का रूप ले लिया उसे पता ही नहीं चला। उसने गुस्से में रोहन के दोनों मैसेज डिलीट कर दिए और फ़ोन साइड में रखकर काम करने लगा। शाम को 4 बजे मॉल में क्लाइंट के साथ करण की मीटिंग थी। वो ठीक वक्त पर रूही को लेकर वहां पहुंच गया। करण जानता था कि रूही का उस मीटिंग में कोई काम नहीं है, लेकिन वो रूही को ऑफिस में भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसे डर था कि कहीं वो उसकी गैर मौजूदगी में अमन से बात न करे, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले आया था। मॉल पहुंचकर करण ने रूही से कहा, तुम चाहो तो कुछ देर यहाँ घूम सकती हो, अगर तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुला लूँगा। ये सुनकर रूही एक पल के लिए तो खुश हो गई, लेकिन फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ठीक है, मैं चली जाऊँगी, लेकिन जब आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे पहुँचने के लिए थोड़ा वक्त देना, मैं 2 मिनट में नहीं पहुँच सकती। उसकी बात सुनकर करण दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा दिया और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। रूही भी घूमने के लिए निकल गई। घूमते हुए वो एक शॉप पर पहुंची। वहां जाकर उसने अपने लिए कुछ ड्रेसेस पसंद की। वो एक एक करके आईने में उन ड्रेसेस को लगाकर देख रही थी। तभी अचानक एक लड़का हाथ में एक ड्रेस लेकर रूही के पीछे खड़ा हो गया और उसके कानों के पास आकर बोला,
ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। रूही ने बिना मुड़े शीशे में से उस आदमी का चेहरा देखा, जिसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। इसके पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो बुरी तरह घबरा गई थी। अचानक उस लड़के ने रूही के दोनों बाजुओं को पकड़ लिया और बोला, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन आज तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये बोलकर उसने रूही की गर्दन पर किस किया। रूही ने गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियाँ कस ली। इतने वक्त के बाद रोहन को अपने सामने देखकर उसके हाथ पैर फूल गए थे। वो ज़ोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। रोहन ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, मुझसे गलती हो गई थी रूही। पैसों के लालच में मैं बह गया था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रूही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सर झुकाए खड़ी हुई थी। रोहन ने आगे कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। मेरी गलती ही इतनी बड़ी है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार लूँगा। हम लोग कल ही शादी कर लेंगे। शादी का नाम सुनकर रूही को अचानक करण की याद आई। वो जानती थी कि वो करण से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो उसे किस तरह कांटेक्ट करे। वो सोच ही रही थी, इतने में ही रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगा। ये देखकर रूही ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मेरी शादी हो चुकी है और मैं यहाँ अपने पति के साथ आई हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी रोहन ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, बड़ी मुश्किल से तुम मुझे मिली हो। मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर रूही गुस्से से बोली, प्यार, और वो भी तुमसे? वो प्यार नहीं, मेरी गलती थी। तुम जैसे धोखेबाज इंसान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और अब हटो मेरे सामने से, वरना अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन रोहन ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे शीशे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। वो बोला, अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ है? तुम्हें देखकर कोई भी नहीं बोल सकता कि तुम शादीशुदा हो। यह सुनकर रूही को झटका लगा। उसने अपने आप को शीशे में देखा। रोहन सच ही तो बोल रहा था। वो कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही थी, लेकिन वो ये सब हार श्रृंगार किसके लिए करती, जब उसने और करण ने कभी दिल से इस शादी को स्वीकार ही नहीं किया था। इसलिए उसे कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन वो इन सब बातों की सफाई रोहन को क्यों दे? ये सोचकर वो गुस्से से बोली, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? अब शराफत से मेरा रास्ता छोड़ दो। रोहन ने पीछे से रूही की कमर को पकड़ लिया और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मुझे और भी रास्ते पता है। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही किसी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने करण खड़ा हुआ था। करण ने देखा रोहन का एक हाथ रूही की कमर पर था। ये देखकर उसकी गर्दन की नसें तन गई। उसके पीछे से रोहन का गला पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। रोहन खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन करण की पकड़ उसकी गर्दन पर ज्यों की त्यों बनी हुई थी। करण ने बाहर ले जाकर उसे दीवार से लगा दिया। रोहन ने जब करण का चेहरा देखा तो डर से उसकी आंखें फैल गईं। उसने कई बार न्यूज़ और मैगजीन्स में करण की तस्वीर देखी थी। वो जानता था कि करण बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन क्या वो रूही का पति है? ये सोचकर रोहन हैरान रह गया। तभी करण उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई रूही को छूने की? रोहन दबी सी आवाज़ में बोला, सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन करण ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का मार दिया। मुक्का लगते ही रोहन की नाक से खून बहने लगा। करण ने गुस्से से अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो तो उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई थी और वो रूही को ढूंढते हुए उस शॉप पर पहुंच गया था। लेकिन रूही यहाँ भी किसी लड़के से बात कर रही थी, और सिर्फ बात ही नहीं,
ये लड़का तो उसे छू भी रहा था। ये देखकर करण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो वो पहले से ही अमन को लेकर गुस्से में था और ऊपर से अब ये एक और लड़का। इसलिए उसने रोहन और रूही की कोई बात नहीं सुनी और रोहन को मारता चला गया। रूही जो पास खड़ी ये सब देख रही थी। उसने देखा कि रोहन की सांसें फूल रही है और उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया है। वो रोहन को बचाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं उसे कुछ हो गया तो करण को जेल हो जाएगी। ये सोचकर वो भागते हुए करण के पास गई और उसे रोकते हुए बोली, बस करिए, वो मर जाएगा। उसकी बात सुनकर करण गुस्से से बोला, तो मर जाए। ये सुनकर रूही हैरान रह गई। वो करण का हाथ खींचते हुए बोली, वो मर गया तो आपको भी जेल हो जाएगी। वो करण को रोकते हुए बोली, सब लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज़ छोड़ दीजिए उसको। ये सुनकर करण रुक गया और रूही को घूरते हुए बोला, तुम्हें बहुत हमदर्दी हो रही है उससे। करण उसे एक बार फिर से गलत समझ रहा था, लेकिन करण ने आज रूही के लिए स्टैंड लिया था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बोल सकती थी। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। तभी रोहन की आवाज़ आई, सर आप एक बार रूही से तो पूछ लीजिए कि मैं कौन हूँ। वो मुझसे प्यार करती है और हम दोनों शादी करने वाले थे। रोहन की बात सुनकर करण शॉक रह गया। उसने पलटकर रोहन की तरफ देखा। उसकी आवाज़ करण के कानों में गूंज रही थी। ये लड़का क्या बोल रहा है? क्या रूही इससे प्यार करती है? करण ने रूही की तरफ देखा। रूही की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। करण ने उसके पास जाकर पूछा, ये लड़का सच बोल रहा है? उसकी बात सुनकर रूही ने नजरें झुका ली। ये देखकर करण के दिल में आग लग गई। उसने अपने एक हाथ से रूही का चेहरा ऊपर किया और गुर्राते हुए बोला, मेरी बात का जवाब दो। उसकी आवाज़ सुनकर रूही अंदर तक सिहर गई। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, हाँ ये सच है कि हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही करण ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमसे शादी करके सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ गया। करण को जाते देख रोहन के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो किसी तरह दीवार का सहारा लेकर उठा और लड़खड़ाते कदमों से रूही की तरफ बढ़ने लगा। रूही जो करण को जाते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। न जाने क्यों, लेकिन आज उसे करण का खुद से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रोहन उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगा। ये देखकर रूही अपना हाथ छुड़वाते हुए तेजी से करण के पीछे भागी और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, मैंने शादी के वक्त आपसे कहा था कि मुझे किसी आदमी को जेल पहुंचाना है और आपने वादा भी किया था कि आप मेरी मदद करोगे। अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। करण ने गुस्से से रूही की आंखों में देखा, जिनमें से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने बिना कोई सवाल पूछे पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी वहां आ गई। करण इंस्पेक्टर को साइड पर ले गया और उससे कुछ बात करने लगा। करण की बात सुनकर वो लोग रोहन को पकड़कर वहां से ले गए। रोहन अपनी सफाई में बोलता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रोहन को यूं गिड़गिड़ाते देखकर रूही के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। उसका बदला आज पूरा हो गया था। लेकिन तभी करण उसका हाथ मरोड़ते हुए बोला, और ऐसे कितने लड़कों को तुमने पागल बनाकर रखा है, मुझे अभी बता दो। गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हारे बारे में बिना कुछ पता किए तुमसे शादी कर ली। मैं जब तक शांत हूँ तब तक ही अच्छा हूँ, वरना जो हाल उस लड़के का किया है तुम्हारा हाल उससे भी बदतर कर सकता हूँ। इसलिए अगर मेरे घर में रहना है तो ये सब नाटक बंद कर दो। ये बोलते हुए उसकी पकड़ रूही के हाथ पर कसती जा रही थी, लेकिन रूही की भी दर्द बर्दाश्त करने की एक सीमा थी। उसने जोर से करण का हाथ झटका और गुस्से से बोली, तुम मुझे समझते क्या हो? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ क्या? तुम पहले खुद को देखो, जो रास्ते पर चलती किसी भी लड़की से शादी करने के लिए इसलिए तैयार हो गया
ताकि पूरी ज़िंदगी और लड़कियों के साथ अय्याशी कर सके। मैं भी शांत हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे। मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी कि मुझसे शादी कर लो। हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए बार बार मुझ पर ये दोष जमाना बंद करो, जैसे मुझसे शादी करके तुमने मुझ पर कोई एहसान कर दिया है। करण ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। अभी कुछ देर पहले ये लड़की भीगी बिल्ली बनकर उससे मदद मांग रही थी और अभी फिर से उस पर चिल्ला रही है। उसका मन तो कर रहा था कि रोहन की तरह उसे भी गिरा गिरा कर मारे, लेकिन वो जानता था कि रूही उसका एक वार भी झेल नहीं पाएगी, इसलिए वो बिना कुछ बोले तेजी से वहां से चला गया। रूही भी कहाँ हार मानने वालों में से थी। अब करण उसे छोड़कर अकेला कहाँ जा रहा है, ये सोचकर वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए बोली, ओ हेलो, अकेले कहाँ जा रहे हो? करण बिना उसकी तरफ देखे सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गया। रूही भी जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। करण का खून खौल रहा था। ये लड़की कभी भी कुछ भी हो जाए, हमेशा उस पर हावी होने की कोशिश करती है। आज भी इसने अपनी करतूतों का पिटारा मेरे ही सर पर फोड़ दिया। वो रूही की तरफ देखकर उसे चैलेंज करते हुए बोला, अब देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रूही भी पूरे एटीट्यूड के साथ बोली, क्या कर लोगे? सैलरी काट लोगे या ज़्यादा से ज़्यादा इस जॉब से निकाल दोगे? तो ठीक है, निकाल दो। मैं इतनी पढ़ी लिखी और काबिल हूँ कि कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये सुनकर करण के जबड़े कस गए और वो बोला, मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ अपने घर से बाहर फेंक सकता हूँ, फिर रहना किसी फुटपाथ पर। रूही स्माइल करते हुए बोली, कोई नहीं, मैं तो फुटपाथ पर भी रह लूँगी, लेकिन फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से कर देंगे, फिर तुम भी रहना पूरी ज़िंदगी किसी के गुलाम बनकर। उसकी हाजिर जवाबी देखकर करण का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। रूही के पास करण की हर बात का मुंह तोड़ जवाब था। वो गुस्से से रूही को घूरते हुए बोला, बहुत मुंह चलता है ना तुम्हारा? वादा करता हूँ तुमसे, तुम खुद हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगोगी। रूही हंसते हुए बोली, मुझे नहीं पता था आप जागते हुए भी सपने देखते हैं, लेकिन आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये बोलकर उसने हंसते हुए करण को आंख मार दी। करण खुद से बोला, आज रात से ही तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, हंस लो अभी जितना हंसना है। ये बोलकर वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन तभी एक लड़का रूही की तरफ आया और उसकी विंडो को नॉक करने लगा। ये देखकर रूही ने विंडो नीचे कर दी। उस लड़के ने पूछा, मैम आप रूही हैं? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर रूही घबरा गई। उस लड़के के मुंह से रूही का नाम सुनकर करण ने भी अपने माथे पर हाथ रख लिया। एक गया नहीं, अभी दूसरा कौन आ गया? रूही भी धीरे से बोली, हे भगवान, ये मेरे साथ आज क्या कर रहे हो? अभी तो राहु को गए 5 मिनट भी नहीं हुए, आपने पीछे पीछे केतु को भी भेज दिया। उसने करण की तरफ देखा, जो खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। ये देखकर रूही की हालत उस चूहे जैसी हो गई जो गलती से शेर के पिंजरे में घुस गया हो। उसे रोहन की हालत याद आ रही थी। करण ने कैसे उसे बुरी तरह मारा था। लगता है अब अगली बारी तेरी ही है रूही, तैयार हो जा। ये बोलकर उसने फिंगर क्रॉस कर ली और हकलाते हुए उस लड़के से पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, मैम आपने हमारे शॉप से कुछ शॉपिंग की थी, लेकिन आप अपने बैग्स वहीं भूल गई। ये बोलकर उसने बैग्स रूही की तरफ बढ़ा दिए। उसकी बात सुनकर रूही की जान में जान आई। उसने लपक कर उसके हाथ से वो बैग ले लिए और थैंक यू बोलकर विंडो बंद कर ली। उसके अंदर की शेरनी एक बार फिर से जाग गई और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करण की तरफ देखते हुए बोली, अब चलें। करण उसके बदलते फेस एक्सप्रेशंस को देख रहा था। वो खुद से बोला, रंग बदलने में तो ये गिरगिट से भी 4 कदम आगे है। करण ने बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट कर दी और घर की तरफ बढ़ गया। रूही आज दिल ही दिल में बहुत खुश भी थी। आज उसका बदला पूरा हो गया था। करण ने रोहन की मार मार कर क्या हालत कर दी थी। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन करण ने आज रूही के दिल में इतनी जगह बना ली थी। आज करण न होता तो उसका क्या होता, ये सोचकर ही रूही घबरा गई।
उसने एक नज़र करण की तरफ देखा, जो बेफिक्र सा गाड़ी चला रहा था। ये देखकर रूही के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो आंखें बंद करके आराम से बैठ गई। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंचे। करण गाड़ी पार्क कर रहा था। रूही ने अंदर जाकर देखा, हॉल में कुछ औरतें बैठी हुई थी। उन्हें देखकर रूही समझ गई कि वो सुषमा जी की सहेलियां थी। रूही उनके पास जाकर सबको नमस्ते करने लगी। तभी एक औरत ने सुषमा जी से कहा, ये लड़की कौन है? मैंने तो इसे तुम्हारे घर में कभी नहीं देखा। सुषमा जी बोली, ये करण की दोस्त है। कुछ वक्त पहले ही इसके माता पिता चल बसे। बेचारी के पास सर छिपाने को कोई जगह नहीं थी, इसलिए करण कुछ वक्त के लिए इसे अपने घर ले आया। वो औरत रूही की तरफ देखते हुए बोली, ज़रा संभल कर रहना। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को अपने घर में रखना ठीक नहीं है। सुषमा जी हंसते हुए बोली, क्या करे, हमारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ी दया कर दी बेचारी पर। उसकी बात सुनकर सब औरतें हंसने लगी। उनकी बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि वो खुद को संभालते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई। करण जो पीछे खड़ा ये सब देख रहा था, उसे उन औरतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो अपनी माँ के बर्ताव पर हैरान था, क्योंकि आज से पहले उसकी माँ ने रूही के साथ ऐसा कभी नहीं किया था। वो बिना किसी से बात किए गुस्से में वहाँ से चला गया। रूही बेड पर बैठी अपने घुटनों में सर दबाए रो रही थी। वो खुद से बोली, क्या इतनी बुरी हूँ मैं, जो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता? सुषमा जी के व्यवहार से उसे बहुत तकलीफ पहुंची थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर से वो अनाथ हो गई। करण कमरे में पहुंचा। रूही को इस तरह रोते हुए देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी माँ के व्यवहार को लेकर वो बहुत सख्ते में था, लेकिन सबके सामने वो उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकता था कि उन्होंने रूही के साथ ऐसा क्यों किया। आगे इस कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहें मेरे यानी नेहा के साथ। मिलते हैं जल्दी ही कहानी के अगले भाग में।